GCIS क्लासेस के इस मंच से मैं अभिषेक कुमार झा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में मैंने चर्चा की थी कि उत्तर लेखन के प्रारूपण पे, कीवर्ड्स पे और उसके साथ साथ उत्तर की तत्काल फॉर्मेटिंग, तत्काल प्रारूपण की जो प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं। ठीक है, इसी खंड को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो अब अंतिम रूप चल रहा है उसका, और अब उत्तर लेखन जिसके लिए मैंने इतने सारे आयाम आपको समझाए वो उसका समय अब आ चुका है, और अब हम देखेंगे, उत्तर लेखन का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ बातें पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे नहीं कहा था, मैंने आपको नहीं समझा पाया था, ठीक है, वो मैं देखता हूँ क्या क्या है, उसे समझते हैं। उत्तर लेखन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर लेखन की जो प्रक्रिया हम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले नियमित अभ्यास के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ प्रश्न नियमित रूप से डाले जाएंगे। ठीक है, उत्तर लेखन की प्रक्रिया में जब शुरू करेंगे तो नियमित अभ्यास के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो GCIS क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न नियमित रूप से डाले जाएंगे। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इन पर अगर आप मेरी कक्षाएं कर रहे हैं, GCIS क्लासेस की कक्षाएं कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और मैंने नंबर पिछले कक्षाओं में बता दिया था। ठीक है, इसे ज्वाइन करें और कुछ प्रश्न जो मैं GCIS क्लासेस की द्वारा दी जाएगी उसे आप लिख के भेजें, और उसके बाद उसे चेक किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो समस्याएं आएंगी इसमें, ठीक है, सबसे पहले आपका जो मूल्यांकन होगा वो GCIS क्लासेस की टीम करेगी। ठीक है, मूल्यांकन, उसके बाद आपकी जो समस्याएं होगी उसे भी आप कमेंट सेक्शन में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समस्याएं को आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मूल्यांकन के लिए आप उत्तर को लिखेंगे, उत्तर को लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालने के बाद ये उत्तर चेक होगा, चेक होने के बाद आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं जो है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 नंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, आप इसे नोट कर लें। इस पे आप अपने प्रश्न भेजें, और इस पे प्रश्न दिए भी जाएंगे आपको लिखने के लिए, निरंतर अभ्यास के लिए डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, और आप उस उत्तर को लिखेंगे और हमें फिर वापस से उसी ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, और मुझे आशा है कि ग्रुप के नियमों का और उनकी जो एक मर्यादा है उसका आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो उत्तर आप यहाँ डालें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना उत्तर लिख के डाल सकते हैं। हमारी टीम उसे देखेगी और उसका मूल्यांकन करेगी। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी पे प्रश्न डाले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातों के बाद मैं आपको दूसरी बात एक और बताने वाला हूं कि आप उत्तर लेखन में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपके पास है, चाहे वो यूपीएससी में पूछा गया हो विगत वर्षों में, या फिर ऐसे प्रश्न हो जो पीसीएस का हो या किसी भी मुख्य परीक्षा का हो, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस को आप
अगर आप उसमें फॉर्मेटिंग करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था। अब इतना सब कुछ बताने के बाद हम मुख्य मुद्दे पे आएंगे, जिसके लिए इतना ताना बाना बुना गया। अब हम उत्तर लेखन प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा उत्तेजित ना हो, क्योंकि अब अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बेसिक से शुरू करके अंत तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और विगत वर्ष के प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, यूपीएससी में जो पूछे गए, ठीक है। लेकिन अभी ये शुरुआती चरण है तो हम छोटे छोटे प्रश्न लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसका स्तर एकदम निम्न होगा। तो हम प्रश्न लेते हैं, आइए। अब हम एक एक प्रश्न लेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर लिखें, ठीक है। और इस मामले में अब पिछली कक्षाएं जिसने देखी हैं वो काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे वही इसे समझ पाएंगे जो पिछली कक्षाओं को जिन्होंने देखा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। मैंने प्रश्न लिख के रखे हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको किस स्तर के प्रश्न अभी आपको देने चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, आप भी नोट करें। मैं आपको प्रश्न लिखा देता हूं, फिर मैं यहां भी लिख दूंगा। वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या मतभेद थे। वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या मतभेद थे, चर्चा करें, ठीक है। ये एक पक्षी प्रश्न है, मैं इसे बोर्ड पर भी लिख देता हूं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि प्रश्न के पक्ष को समझने का। वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या विवाद थे, चर्चा करें। देखिए प्रश्न मैंने लिखा है और मैं प्रश्न की फॉर्मेटिंग अब करूंगा। देखिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या विवाद थे, चर्चा करें। देखिए मैं इस प्रश्न अभी जो प्रश्न आने वाले प्रश्न होंगे उसमें से बहुत से प्रश्न में आपको कुछ शब्दों में परेशानी हो सकती है, जैसे मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, जैसे कि चर्चा, विश्लेषण, तार्किक राय, सम आलोचनात्मक विश्लेषण, सम आलोचनात्मक परीक्षण ले लेते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है। इन तरह के वर्ड में आपको काफी समस्याएं आएगी कि कभी आपको लिखा रहेगा विश्लेषण करें, किसी प्रश्न में लिखा रहेगा चर्चा करें, किसी में आलोचनात्मक परीक्षण करें, किसी में समालोचनात्मक परीक्षण करें। तो इन मामले में आपको समस्या आ सकती है, इसके लिए बिल्कुल तनाव न लें। जिस प्रश्न में ऐसे वर्ड शब्द की मांग होगी वहां पे मैं इसकी चर्चा करूंगा, नहीं तो उसके पहले ही मैं बता दूंगा इसके क्या क्या अर्थ होते हैं, इसमें बेसिक अंतर क्या क्या है इन शब्दों में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था पर महात्मा गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या विवाद थे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्न की फॉर्मेटिंग में सबसे पहले भूमिका लिखा मैंने। देखिए इस शुरुआती चरण में ये भूमिका लिखने की प्रथा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। अगर आपको भूमिका आप ना भी लिखेंगे और सीधा भूमिका पे चर्चा करने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है शुरुआती चरण में सिखाने के लिए, ठीक है, अभ्यर्थियों को। तो वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मध्य क्या विवाद थे, तो सबसे पहले आप कीवर्ड पहचानेंगे। कीवर्ड क्या है, वर्ण व्यवस्था। फर्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा, वर्ण व्यवस्था। उसके बाद दूसरा कीवर्ड गांधी और अंबेडकर के मध्य विवाद, ठीक है। तो गांधी व अंबेडकर के विचार क्या थे, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा। तो दूसरा कीवर्ड जो है गांधी व अंबेडकर के विवाद।
दूसरा हम गांधी जी को मान लेते हैं, तीसरा अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जी को, ठीक है। तो पहला कीवर्ड वर्ण व्यवस्था है, दूसरा गांधी जी, तीसरा अम्बेडकर, ठीक है। ये 3 कीवर्ड है और एक चौथा लेना हो तो एक चौथा कीवर्ड ये भी है, विवाद, क्योंकि आप विचार तो पूछा नहीं गया है, तो जब तक विचार नहीं जानेंगे विवाद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इन मामलों में विचार अलग हैं, जब विचार अलग होते हैं तो विवाद हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पे पहला कीवर्ड है तो वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे गांधी जी के वर्ण व्यवस्था पर विचार, वर्ण व्यवस्था को समझाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे गांधी जी के वर्ण व्यवस्था पर कैसे विचार थे, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज करने के मैं आपको बता दूं कि इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें, टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज। जैसे विचार में सबसे पहले विचार, दूसरे विचार, अगर निबंधात्मक शैली से बचना है जीएस के प्रश्नों में, ठीक है। तो पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, चेंज करके गांधी जी के विचार, फिर पैराग्राफ चेंज, फिर अम्बेडकर जी के विचार, ठीक है। फिर अम्बेडकर जी के विचार। उसके बाद जो मसला है उसमें क्या करेंगे, मैं इसे साफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए आपको ये लग रहा होगा थोड़ा विस्तार है, लेकिन प्रारूपिक पहले मैं मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा क्योंकि शुरुआती चरण में है आप लोग, ठीक है। तो अम्बेडकर के विचार लिखने के बाद तुलनात्मक विश्लेषण लिखेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण। अब जब दोनों विचार आप लिख देंगे तो दोनों विचार लिखने के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों विचार में अंतर क्या है। जो अंतर है वही विवाद पैदा करेगा। तो उस अंतर को जब दोनों के विचारों को आप लिख देंगे तो विचार के मामले में जहां पे डिस्प्यूट है दोनों गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच, उस डिस्प्यूट क्या है, किस बात को लेकर विवाद था, वो विवाद आप तुलनात्मक विश्लेषण में चर्चा करेंगे। ये विवाद थे, ए विवाद थे, बी विवाद थे, सी महात्मा गांधी को लेकर, महात्मा गांधी के ऐसे विचार थे। तुलनात्मक विश्लेषण में यह बताना है कि दोनों के मध्य अंतर क्या है और दोनों किन मामलों में विवाद रखते थे। उसके बाद निष्कर्ष में तुलनात्मक विश्लेषण में दोनों की तुलना करके, दोनों के विचारों की तुलना करके निष्कर्ष में उसे पूरा बता देना है कि इन मामलों में महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य काफी विवाद थे, ठीक है। निष्कर्ष में विवाद को स्पष्ट कर देना है, हाँ विवाद थे, इसे स्वीकारना है, ठीक है। 3-4 लाइन में निष्कर्ष को खत्म करना है, ठीक है। एक प्रश्न मैंने आपको समझा दिया, आशा है आप समझ गए होंगे। इससे जुड़ी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछें। प्रश्न नंबर 1 है, आप जब भी प्रश्न पूछें तो प्रश्न नंबर जरूर लिख दें कि प्रश्न नंबर 1 से समस्या है, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे अगर आपने समझ लिया हो तो मैं साफ करूंगा, ये प्रश्न नंबर जरूर डालें आप। इससे जुड़ी अगर कहीं समस्या है कि यहाँ समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो आप मुझसे पूछें जरूर, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न लेने से पहले मैं आपको कुछ शब्द समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है, कभी ना कभी तो करना ही है, तो आज ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं पहले, किसी प्रश्न में आपको आएगा चर्चा करें, ठीक है। चर्चा का मतलब होता है कि जनरल उसके बारे में चर्चा करना, जैसे उसके क्या क्या पहलू हैं, उससे संबंधित मुद्दे के बारे में सिर्फ चर्चा करनी होती है, संबंधित मुद्दे जितने हैं, ठीक है, संबंधित मुद्दों पर सिर्फ को लिखना होता है,
या बोलना होता है, अगर बोलने की प्रक्रिया है तो बोलना होता है, संबंधित मुद्दे को लिखना होता है। चर्चा का मूल मतलब यही है कि जैसे मैं मसलन जैसे मैं कोई टॉपिक ले लूँ, जो आर्थिक सर्वेक्षण जैसे है या फिर वित्तीय समावेशन है, तो उसकी चर्चा करने को बोलेगा तो बस उससे संबंधित जितने मुद्दे हैं उसे स्पष्ट कर देंगे तो ये चर्चा हो गई। संबंधित मतलब नकारात्मक सकारात्मक इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ उससे संबंधित मुद्दे, आर्थिक समावेशन में क्या होता है, उससे जुड़े मुद्दे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, ये चर्चा हुआ। ठीक है, चर्चा का मतलब होता है उसके अवधारणा को स्पष्ट कर देना। ठीक है, अवधारणा को स्पष्ट कर देना ही चर्चा है। बस चर्चा को आप समझ गए होंगे। दूसरा मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा था विश्लेषण, क्योंकि ये सब शब्द आपको बहुत परेशान करेंगे। हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं तो इसे समझना बहुत जरूरी है। उत्तर लेखन तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन इसे समझना ही समझना है एक दिन, तो आज ही समझ लेते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब होता है गुथा हुआ, ने गुथा हुआ माला, फूल माला देखा होगा। तो अगर किसी प्रश्न में विश्लेषण की मांग होती है तो गुथा हुआ है, इसे तोड़कर अलग करना है। अलग करना, विश्लेषण का क्या अर्थ होता है? तोड़कर अलग अलग करना, विभक्त करना, छोटे छोटे भागों में आपके सामने प्रस्तुत करना, वही विश्लेषण है। गुथे हुए को तोड़ना विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण का है किसी बात का करने तो उसके छोटे छोटे पार्ट को चर्चा कर लीजिए, तोड़ दीजिए छोटे छोटे पार्ट में। कोई भी टॉपिक हो उसे गुथे हुए को, उसके टॉपिक से जितने सब टॉपिक निकल सकते हैं उसको एकदम से विभक्त करके उसे प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है, ये विश्लेषण है। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आपके सामने एक प्रश्न आते हो, एक वर्ड आपने सुना होगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये सारे प्रश्न, ये सारे शब्द आपके सामने आएंगे जब यूपीएससी के प्रश्न को लेंगे, तो ये इन्हीं सब ऐसे सब के शब्दों का प्रयोग ही होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसका मतलब, मूल मतलब ये है कि इसमें आलोचनात्मक सिर्फ नकारात्मक पक्ष को लिखा जाता है। आलोचना का मतलब आप जानते होंगे कि उसका क्या क्या नकारात्मक पक्ष है, इसकी चर्चा होती है इसमें। किसी भी मुद्दे का अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को बोले तो उसमें सिर्फ नकारात्मक पक्ष को दिखाते हुए निष्कर्ष लिखा जाता है। प्रश्न की भूमिका, मुख्य भाग, फिर उसके नकारात्मक पक्ष क्या क्या है, और निष्कर्ष में भी नकारात्मक पक्ष को जोड़ा जाता है। तो आलोचनात्मक होता है जिसमें नकारात्मक पक्ष सिर्फ आते हैं। तो समझ गए होंगे, मुझे आशा है। नकारात्मक पक्ष आलोचनात्मक को कहते हैं। अब होता है एक समालोचनात्मक। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अब ये सब प्रश्न में आगे आएंगे तो मुझे उस समय उत्तर लेखन करवाना होगा, तो मैं ये सब नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं। समालोचनात्मक मूल्यांकन, तो मूल्यांकन तो आप जानते ही हैं, समालोचनात्मक को समझना है। सम आलोचनात्मक, इसमें आएंगे कौन कौन से फैक्ट, इसमें आएंगे सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष आएंगे और साथ में नकारात्मक पक्ष भी आएंगे। ठीक है, तो सम आलोचनात्मक का ये अर्थ है कि किसी भी प्रश्न में अगर सम आलोचनात्मक मूल्यांकन को बोले तो उसमें आप उसके सकारात्मक पक्षों की चर्चा करेंगे, जो मुद्दे उससे संबंधित होंगे। ठीक है, उसके नकारात्मक पक्षों की भी बात करेंगे, उसके बाद ही आप निष्कर्ष पे जाएंगे। ठीक है, तो समालोचनात्मक अगर किसी प्रश्न में पूछा जाए तो उसमें से आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द आएंगे आपके सामने, जिसे मैं जब आएंगे तो मैं उस पर देखूंगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, मैं अब सीधे फिर उत्तर लेखन पे वापस आता हूँ, क्योंकि ये समस्या रहती है शब्दों को लेकर। एक वर्ड को मैं और समझा दे रहा हूं, जो कि यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था, सब परीक्षा करें। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद गजब ही किया था, इंग्लिश अनुवाद इसका था पोस्टमार्टम।
इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश वर्ड को जरूर ध्यान दें, ठीक है। इंग्लिश वर्ड को ध्यान देने अगर आप देंगे तो ऐसे शब्दों से बच सकेंगे जो कुचल्ले शब्द हैं, सब परीक्षा जैसे शब्द। अब किसी को भी लगेगा कि ये सब परीक्षा क्या है, सब परीक्षा का मूल मंत्र यही था, मूल अर्थ यही था कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, समालोचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन यूपीएससी ने इसे सम आलोचनात्मक नहीं लिखा और इसे सब परीक्षा लिख दिया, ठीक है। इसका यही अर्थ था, ठीक है। तो ऐसे पूछले शब्द से बचने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इंग्लिश वर्ड को भी पढ़ें साथ साथ प्रश्न में, ठीक है। तो आते हैं वापस फिर से उत्तर लेखन पर। मैंने एक प्रश्न ले लिया था, अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रश्न को नोट कर लें। भारत देश की विविधता ही उसकी, देखिए मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं लेकिन मैं इसे अभी बताऊंगा नहीं, अगले लेक्चर में मैं इसे बताऊंगा। मैं लिख देता हूं, आप कोशिश करना कि इसमें कीवर्ड ढूंढने की और इसकी प्रारूपिंग करके मुझे भेजने की, ठीक है। मैं इसे लिखता हूं प्रश्न, आप ध्यान से देखें। भारत देश की विविधता, भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति है। इसे बनाए रखने में, इसे बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चर्चा करें। फिर ध्यान दें, यहाँ पे चर्चा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये प्रश्न थोड़े से उच्च स्तर के हैं और इसमें कितने पक्ष हैं, इन सभी बातों को मैंने आपको पक्ष समझने के लिए बता दिया था। तो आप अगले कक्षाओं में मुझे इसके कीवर्ड्स भी बताएं, इसकी प्रारूपिंग भी करें, अगर हो सके तो उत्तर भी लिख के भेजें, ठीक है। अगली कक्षाओं में फिर हम मिलेंगे आपसे उत्तर लेखन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।